नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो मध्यकालीन भारत की इतिहास सन 712 ईस्वी से शुरू होती है। तो यहाँ 712 ईस्वी में हुआ क्या था? तो 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण। और यहाँ पर है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण किया था। यह आक्रमण दाहिर के शासनकाल में हुआ था, जिसमें दाहिर की पराजय हुई थी। और भारत पर अरब आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। और इसका जो है, इसकी जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है। तो फिर हम 712 ईस्वी से जब आगे बढ़ेंगे तो बीच में तो कोई सब छोटे मोटे आक्रमण थे, उनका जिक्र नहीं है। सीधे 1000 ईस्वी में भारत पर तुर्कों का आक्रमण शुरू हो जाता है। तो महमूद गजनवी नामक आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया, धन लूटा गया, वो सबसे प्रमुख आक्रमण था इसका, महमूद गजनवी का। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं कि करीब 100 साल बाद, इसके 100 साल बाद मोहम्मद गौरी नाम का व्यक्ति आक्रमण करता है और 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण करता है। तो ये सब छोटे मोटे राज्यों को जीतता है। लेकिन जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, तो यहाँ पर वो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है। तो पहले युद्ध में वो परास्त हो जाता है। तो दूसरे युद्ध में, जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, इनको ये हरा देता है। तो ये 1192 में हुआ है दूसरा, तराइन का दूसरा युद्ध। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और यहाँ पर जयचंद को पराजित कर देता है। कौन? मोहम्मद गौरी, ये है उसका चित्र, और ये पृथ्वीराज चौहान का है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, करीब मोहम्मद गौरी जब वापस जाने लगता है तो वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप देता है। सत्ता सौंपने के बाद सल्तनत काल उसे हम कहते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपना साम्राज्य कायम करता है तो उसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है गुलाम वंश का। उसके बाद टाइम्स बीतता जाता है तो खिलजी वंश आता है, इसका संस्थापक रहता है जलालुद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है, इसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। और फिर सैयद वंश आता है, जिसका संस्थापक है ख़िरिच खान। और फिर लोदी आता है लास्ट में, बहलोल लोदी इसके संस्थापक होते हैं। तो जो गुलाम वंश है कुतुबुद्दीन ऐबक, उन चित्र यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सल्तनत काल का जो प्रमुख संस्थापक माना जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन सभी वंशों में अलग अलग निर्माण कार्य हुए, उसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो जो अंतिम लोदी, बहलोल लोदी जिसका संस्थापक था, तो इसमें इब्राहिम लोदी जो इसका जो अंतिम शासक था लोदी वंश का, वो बाबर से युद्ध होता है उसका। और ये होता है पानीपत में। पानीपत में 1526 ईस्वी में ये युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है और बाबर यहाँ पे विजयी होता है। तो भारत में मुग़ल शासन की परंपरा चल पड़ती है। यहाँ बाबर द्वारा साम्राज्य कायम कर लिया जाता है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शासन में आता है। परंतु बीच का काल ऐसा होता है हुमायूं और अकबर के बीच का, कि उसमें शेरशाह सूरी जो है साम्राज्य कायम करता है। तो फिलहाल अभी हम लोग मुग़ल काल देख रहे हैं। तो मुग़ल काल में बाबर, हुमायूं और अकबर, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो शेरशाह सूरी थोड़ा सा इसका अल्पकाल के लिए आया है, तो इसलिए हम इसको अभी बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को। तो पानीपत में 1526 में उसने युद्ध लड़ा। फिर खानवा में 1527 में, और चंदेरी युद्ध 1528 में। फिर घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में।
इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो इसके जो बाबर के वापस जाने के बाद ये अपना सत्ता सौंप देता है हुमायूं को। तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध होता है, और तो बीच में कुछ टाइम के लिए शेर शाह सूरी शासक बन जाता है और बहुत सारे निर्माण कार्य करवाता है। ये इसका चित्र है शेर शाह सूरी का। और शेर शाह सूरी 1540 से 1555 ईस्वी तक ही शासन कर पाया था। तो फिर इसके बाद अकबर का टाइम आ जाता है, और फिर अकबर जो है अपने साम्राज्य को फैलाकर बड़ा करता है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर हम आगे देखते हैं, क्योंकि चूंकि हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत में जितने भी शासन आएंगे, जितने भी वंश आएंगे, उनको हम पढ़ते जाएंगे। तो अभी सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा मराठों का उत्कर्ष। यहाँ पर शिवाजी जो है शासक, मराठों का संस्थापक रहते हैं मराठा साम्राज्य की। तो 1627 से 1680 ईस्वी के बीच जो है इनका शासनकाल रहता है। तो इनके बारे में पूरा तो नहीं, फिर भी पुरंदर की संधि वह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। 1665 ईस्वी में इसको की जाती है शिवाजी और जय सिंह जो शासक रहते हैं उनके बीच। और जो शिवाजी कर को वसूला करते हैं उन्हें चौथ और सरदेश मुखी अलग अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न होगा, जो भी समूह की भर्तियाँ होती हैं या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी भर्तियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कोई वर्ड ले लिया जाता है या इस वंश का संस्थापक कौन है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो अभी हम छोटा छोटा अभी इसको देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या, जैसे चौथ है, चौथ क्या है, इस तरह से पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में 4 दे दिया गया है, तो उसमें एक ऑप्शन कर भी होगा, तो हम कर को टिक लगा देंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो शिवाजी के वंशजों के शासन के बाद पेशवा शासन आता है, जिसके संस्थापक होते हैं बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद ये शासन चलता है। तो पानीपत का युद्ध होता है 1761 में, और ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है जिसमें मराठों को बहुत नुकसान पहुंचता है, उनकी हार हो जाती है। क्योंकि यहाँ अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने आया होता है भारत में, और मराठों को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, वहीं से मराठा साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सिख शक्ति का उदय देख लिया जाए। तो 1469 से लेकर 1708 ईस्वी तक सिख शक्ति अपने पूरे संगठित रूप में रहती है। तो इनके संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। इन्होंने सिख साम्राज्य, सिख धर्म की स्थापना की। इनके बाद एक प्रथा चल पड़ती है गुरुओं की। तो उसके बाद अंगद देव जी आते हैं, रामदेव, रामदास, अर्जुन देव और हरगोविंद, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि गुरु के पद को ख़त्म कर दिया और आदि ग्रंथ को ही गुरु का पद दे दिया। तो फिर उसके बाद गुरुओं की परंपरा ख़त्म हो गई, और सिख शक्ति बाद में रणजीत सिंह के टाइम में बहुत ही विस्तार करती है, फैलती है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा ये था मध्यकालीन उत्तर भारत, लगभग पूरा उत्तर भारत का ये इतिहास था। तो कुछ छूटा हुआ है, जो छूटा है ये है मध्यकालीन दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में मध्यकालीन टाइम में सल्तनत काल में ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही, आक्रमण के समय, 2 भाई होते हैं जिनका नाम होता है हरिहर और बुक्का। तो मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें बंदी बनाकर ले जाता है। तो फिर ये वापस आकर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं और वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं अपने पिता के नाम पर। 1336 से 17वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में रहता है, और इसमें 4 वंश जो है प्रमुखता आते हैं, संगम, सालू, तुलु, अराविडू, ये चारों वंश हैं। इसके बाद ये जिस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य था उसी टाइम पे बहमनी साम्राज्य भी था उसके बगल में। तो जैसा कि मैं मैप में दिखा रहा हूँ कि जो हरे कलर में है, हरे कलर में ये वाला, ये है विजयनगर साम्राज्य, और जो ऊपर वाला है ये बहमनी साम्राज्य है। ठीक है, तो ये आपस में विरोधी रहे थे। तो थोड़ा आगे हम लोग देख लिया जाए बहमनी साम्राज्य के बारे में।
बहमनी साम्राज्य 1347 से 1538 ईस्वी के बीच में रहता है और इसके संस्थापक होते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। और ये अपनी राजधानी गुलबर्गा को अपनी राजधानी घोषित करते हैं। 1538 में बहमनी शासक कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य 5 राज्यों में बढ़ जाता है। अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये हो गए 5 राज्यों में बढ़ गया, छोटे छोटे राज्यों में। और विजयनगर साम्राज्य को नष्ट होने का कारण ये बहमनी साम्राज्य ही था। इसके सभी छोटे राज्य आपस में मिल जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य पे हमला कर देते हैं और उस राज्य को तहस नहस और ख़त्म कर देते हैं। तो ये था मध्यकालीन दक्षिण भारत। और इधर हमने पढ़ा मध्यकालीन उत्तर भारत का इतिहास। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो धन्यवाद।